तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस अद्भुत विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं महाभारत के आदि पर्व की। मतलब सोचिए, एक ऐसा महाकाव्य जो इलियड और ओडिसी दोनों को मिला देना तो भी उनसे लगभग 10 गुना बड़ा है। ये कोई आम प्राचीन कहानी नहीं है। सच कहें तो ये उस महान भारतीय महाकाव्य का एक बेहद जटिल और पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये वो जगह है जहां से इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक और भौतिक युद्ध के बीज बोए गए थे। एक ऐसा ग्रंथ जो मानवीय जीवन के संघर्षों और नैतिक दुविधाओं का इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है कि इसे पंचम वेद तक कहा जाता है। अब आदि पर्व महाभारत का बिल्कुल पहला खंड है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा खंड नहीं है। इसमें पूरे 19 उपपर्व शामिल हैं। ये ना पूरे महाकाव्य का एकदम रूट सिस्टम है, इसकी जड़। इसी पहले हिस्से में वो सारे दार्शनिक ढांचे, वो उलझी हुई मानवीय भावनाएं और वो सारी परिस्थितियां सेट हो जाती हैं जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी महायुद्ध की वजह बनी। ये सिर्फ घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं है, ये बाकायदा दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे फैसले और भावनाएं एक विशाल संघर्ष को जन्म देती हैं। तो इस पूरी तार्किक यात्रा को आसानी से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, नैमिषारण्य सभा। दूसरा, कुरुवंश की उत्पत्ति। तीसरा, प्रतिज्ञाएं और अंधी महत्वाकांक्षा। चौथा, प्रशिक्षण और प्रारंभिक प्रतिद्वंदिता। पांचवा, षड्यंत्र और अस्तित्व की रक्षा। और छठा, इंद्रप्रस्थ का उदय। हम ब्रह्मांडीय शुरुआत से लेकर एक बेहद व्यक्तिगत और राजनीतिक पारिवानिक युद्ध तक जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, नैमिषारण्य सभा। आखिर हर महाकाव्य को अपनी जमीन तैयार करने के लिए एक शुरुआती बिंदु की जरूरत तो होती ही है। ये वो मूल जगह है जहां से ये सब शुरू हुआ, नैमिषारण्य का पवित्र वन। यहां उग्र श्रवासूति उन तमाम ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं जो वहां इकट्ठा हुए हैं। ये दृश्य सिर्फ एक कहानी सुनाने की परंपरा भर नहीं है, बल्कि ये इस महाकाव्य का वो ब्रह्मांडीय लेंस है जिसके जरिए हम आने वाली पीढ़ियों के बदलते भाग्य को देखने वाले हैं। ये श्रुति और स्मृति की उस महान भारतीय परंपरा को मजबूती से स्थापित करता है जहां ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे आदि पर्व कई अलग अलग स्तरों पर एक साथ काम करता है। एक तरफ नैमिषारण्य की ये कथावाचन सभा है जो बाकायदा मानव इतिहास को स्थापित कर रही है, और दूसरी तरफ इसी में समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कथा का भी जिक्र है जो अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। मतलब ये दोनों ही घटनाएं संतुलन खोजने के बारे में है, एक बिल्कुल वैचारिक स्तर पर और दूसरी भौतिक स्तर पर। अब ब्रह्मांडीय स्तर से थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं दूसरे हिस्से की, कुरुवंश की उत्पत्ति। ये टाइमलाइन असल में कुरुवंश की पीढ़ियों को एकदम साफ कर देती है, जो इस पूरी कहानी का दिल है। पहली पीढ़ी में राजा दुष्यंत और शकुंतला की वो अमर प्रेम कहानी आती है। फिर दूसरी पीढ़ी में उनके पुत्र भरत का जन्म होता है। हाँ बिल्कुल, ये वही हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तीसरी पीढ़ी में राजा शांतनु आते हैं, और सच कहें तो यहीं से उत्तराधिकार की वो सारी उलझनें शुरू हो जाती हैं। फिर चौथी पीढ़ी में हम देखते हैं कि पांडु सिंहासन पर बैठते हैं, जो आधुनिक कुरु राजवंश की नींव को एकदम पक्का कर देता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से भविष्य में सत्ता का संघर्ष पैदा होता है। और यहीं से कहानी अपनी करवट बदलती है हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, प्रतिज्ञाएं और अंधी महत्वाकांक्षा। एक शांतिपूर्ण वंशावली अब गहरी राजनैतिक टेंशन में बदल रही है। भीष्म और धृतराष्ट्र की ये तुलना महाभारत की सबसे बड़ी राजनैतिक शून्यता को समझाती है। एक ओर भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा है, अपने परिवार को बचाने के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन और सिंहासन का अपनी मर्जी से त्याग। और दूसरी ओर धृतराष्ट्र की सीमा है, उनका शारीरिक अंधापन, जिसकी वजह से वो बड़े होते हुए भी सिंहासन नहीं पा सके और सत्ता पांडु को मिल गई। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो एक का स्वैच्छिक त्याग और दूसरी की शारीरिक सीमा, इन दोनों ने मिलकर सत्ता का एक ऐसा भारी खालीपन पैदा कर दिया जिसने भविष्य के उस विनाशकारी युद्ध के असली बीज बो दिए। इसके बाद आता है हमारा चौथा हिस्सा, प्रशिक्षण और प्रारंभिक प्रतिद्वंद्विता। बड़ों द्वारा बोए गए संघर्ष के बीच अब उनके बच्चों में तेजी से अंकुरित होने लगे हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेते समय ही जो कभी बच्चों का खेल था
वो तेजी से एक जानलेवा खतरे में बदल रहा था। अर्जुन जहां एक ओर अपनी असाधारण और बेजोड़ धनुर्विद्या निखार रहे थे, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के मन में बहुत गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना घर कर रही थी। दुर्योधन पांडवों को अपने भविष्य के लिए एक सीधे खतरे के तौर पर देखने लगा था। ये महज बचपन की कोई होड़ नहीं थी, ये एक खतरनाक, उम्र भर चलने वाली राजनैतिक दुश्मनी में तब्दील हो रही थी। और फिर आता है इस शुरुआती महाकाव्य का सबसे काला दौर, हमारा 5वां हिस्सा, षड्यंत्र और अस्तित्व की रक्षा, जहां केवल ईर्ष्या अब सुनियोजित हत्या के प्रयासों में बदल जाती है। घटनाओं का ये क्रम शांति से सीधे षड्यंत्र की ओर जाता है। पहला कदम, लाक्षागृह या मोम का महल। सोचिए, प्राचीन काल का एक ऐसा रासायनिक हथियार जहां कौरवों ने ज्वलनशील पदार्थों से पूरा का पूरा महल ही बनवा डाला ताकि पांडवों को जिंदा जला सकें। दूसरा कदम, पांडवों का उस जानलेवा आग से चमत्कारिक रूप से बच निकलना। और तीसरा कदम, वन में छिपकर रहने का वो कठिन समय। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पांडवों ने पहली बार अपनी सामूहिक ताकत और एकता को सच में पहचाना। और अब आदि पर्व का आखिरी और छठा अध्याय, इंद्रप्रस्थ का उदय, जहां पांडव पूरी ताकत से वापस लौटते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे वन में छिपकर रहने वाले निर्वासित राजकुमार इतनी जल्दी एक विशाल साम्राज्य के शासक बन गए। पहला अहम मोड़ था द्रौपदी का स्वयंवर, जहां अर्जुन की जीत और द्रौपदी का 5 भाइयों से विवाह उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती देता है। दूसरा था खांडव वन दहन, जो उनकी सैन्य और विनाशकारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। और आखिर में माया दानव की मदद से एक भव्य राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण। ये उनके वैभव और एक स्वतंत्र सत्ता केंद्र की स्थापना का चरम बिंदु था। और ठीक यहीं आदि पर्व हमें एक बहुत ही गहरे वैचारिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक बहुत ही बड़ा और ज्वलंत सवाल उठता है, अगर किसी साम्राज्य की नींव ही अत्यधिक कठोर प्रतिज्ञाओं, गहरी पारिवारिक ईर्ष्या और जानलेवा षड्यंत्रों से बच निकलने पर रखी गई हो, तो क्या उस महान महाभारत युद्ध का विनाश पहली ही पीढ़ी से पूरी तरह से तय नहीं हो गया था? आदि पर्व हमें यही समझाता है कि इस महाकाव्य में धर्म और अधर्म दोनों के बीच एक साथ बोए गए थे, जिसने इसे हमेशा के लिए एक अपरिहार्य त्रासदी बना दिया।